सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 11 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है हाजिर जवाब अवंती। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं हाजिर जवाब यानी कि जो एकदम प्रश्न का तुरंत से उत्तर दे दे, किसी भी समस्या का तुरंत समाधान कर दे, ऐसे व्यक्ति को हाजिर जवाब कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही एक व्यक्ति अवंती की कहानी पाठ के माध्यम से। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 11 हाजिर जवाब अवंती। सबसे पहले बच्चों पाठ परिचय जान लेते हैं। हाजिर जवाबी एक ऐसा गुण है जिससे जवाब पाने वाला व्यक्ति मुस्कुराए बिना नहीं रह सकता, लेकिन उत्तर सुनकर कई बार वह शर्मिंदा भी हो जाता है। इस पाठ में हाजिर जवाब अवंती से जुड़ी कुछ घटनाओं का उल्लेख किया गया है। तो चलिए पाठ को पढ़कर जानते हैं अवंती के बारे में। अवंती एक हंसमुख व्यक्ति था, गरीबों का तो वह प्रिय मित्र था। तो ये कहानी है अवंती नाम के एक व्यक्ति की जो कि हंसमुख है, यानी कि हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता है, और गरीब लोग गो का वह प्रिय मित्र यानी कि गरीब लोग उसे बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए लोग उसे बहुत चाहते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसे चिढ़ाने और नीचा दिखाने के अवसर की ताक में रहते थे, परंतु अवंती अपनी सूझबूझ से उन्हीं लोगों को मूर्ख बना दिया करता था। तो चाहने वाले तो बहुत थे, गरीब लोग थे बहुत सारे जो उसको पसंद करते थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि अच्छे व्यक्ति को भी पसंद नहीं करते। हमेशा ऐसे कुछ लोग उसको नीचा दिखाने का अवसर ढूंढते रहते, उसको परेशान करते थे, चिढ़ाते थे, लेकिन अवंती इतना ज्यादा होशियार था, हाजिर जवाब था, उन्हीं लोगों को वह मूर्ख बना दिया करता था। मूर्ख यानी कि बेवकूफ बना दिया करता था। एक बार अवंती के देश में 3 बुद्धिमान व्यक्ति आए। राज दरबार में आकर उन्होंने चुनौती दी कि उनके प्रश्नों के उत्तर कोई नहीं दे सकता। तो एक बार अवंती देश में 3 बुद्धिमान व्यक्ति आते हैं जो कि अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझने वाले थे। राज दरबार में यानी कि राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं, चुनौती देते हैं कि उनके प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं दे सकता, उनके प्रश्नों का जवाब किसी के पास नहीं है। वास्तव में कोई भी दरबारी व्यक्तियों के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सका, और ऐसा ही हुआ। जितने भी राजा के दरबार में लोग थे, मंत्री आदि थे, कोई भी उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाता है। यहां तक कि राजा भी उलझन में पड़ गया, राजा तक को भी उनके प्रश्नों के जवाब नहीं आते थे, वह भी परेशानी में पड़ जाता है। तब किसी ने कहा कि अवंती को बुलवाया जाए, वही इनके प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। तो तभी महाराज को कोई सुझाव देता है कि अवंती को बुलाओ, वह ही दे सकता है इनके प्रश्नों के उत्तर, उसके पास सारे जवाब होते हैं। राजा ने अवंती को बुलाया, वह अपने गधे पर सवार होकर दरबार में पहुंच गया। अब राजा अवंती को बुलाने के लिए भेज देते हैं, और अवंती जी आते हैं अपने गधे पर सवार होकर, गधे की सवारी कर कर वो आते हैं। तब राजा ने अवंती से उन व्यक्तियों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहा। अब दरबार में पहुंचने के बाद राजा अवंती से कहता है कि इन लोगों के प्रश्नों के उत्तर तुम दो। अवंती ने पूछा, तीनों व्यक्ति अपने अपने प्रश्न पूछे। तो अवंती कह देता है उन तीनों आदमियों से कि चलो तुम तीनों अपने अपने प्रश्न मुझसे पूछ सकते हो, पूछो। पहले व्यक्ति ने प्रश्न किया, बताओ पृथ्वी की धुरी कहाँ है। पहला प्रश्न क्या था? पृथ्वी की धुरी कहाँ, यानी कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ। बिना किसी झिझक के अवंती ने अपने गधे की ओर इशारा करते हुए कहा, ठीक वहां जहां मेरे गधे का अपना अगला दायां पांव रखा हुआ है। तो बिना कोई सोचे समझे वो जवाब दे देता है अवंती कि अपने गधे की तरफ इशारा करता है, संकेत करता है कि जहां मेरे गधे ने अपना दायां पांव रखा हुआ है वही पृथ्वी की धुरी है। अवंती का उत्तर सुनकर पहला व्यक्ति बहुत आश्चर्यचकित हुआ और बोला, आपको कैसे मालूम कि धुरी यहीं पर है और किसी स्थान पर नहीं। तो अवंती का जब उत्तर सुनता है जो पहला व्यक्ति जिसने ये सुना प्रश्न पूछा था, बहुत हैरानी में पड़ जाता है। कहते हैं आप कैसे कह सकते हैं कि धुरी यहीं पर है और किसी स्थान पर नहीं है? यदि आप विश्वास नहीं करते तो जाकर स्वयं नाप लें। यदि धुरी उस स्थान से बाल भर भी इधर या उधर निकली तो मैं मान लूंगा कि मेरा उत्तर गलत है। तो कहते हैं कि आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो आप खुद जाकर नाप लो पृथ्वी की धुरी, और अगर बाल भर भी इधर से उधर हुई तो मैं मान लूंगा कि मेरा उत्तर गलत है। पहले तुम नापो तो सही जाकर।
अवंती ने कहा, अब तो पहले व्यक्ति को आगे बोलने का साहस ही नहीं रहा, वह कहता भी तो क्या कहता। अब अवंती की बात सुनकर वो तो बिल्कुल निरुत्तर हो जाता है, उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं बची थी कि अवंती का सामना कर सके, उसको समझ में ही नहीं आ रहा था वो क्या जवाब दे आगे। अवंती ने दूसरे व्यक्ति से अपना प्रश्न पूछने के लिए कहा। दूसरे व्यक्ति ने पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि आकाश में कितने तारे हैं। अवंती अब दूसरे व्यक्ति से कहते हैं कि अब आप अपना प्रश्न पूछे। दूसरा व्यक्ति क्या पूछता है कि आकाश में कितने तारे हैं, क्या आप ये बता सकते हैं। अवंती ने फौरन उत्तर दिया, मेरे गधे के शरीर पर जितने बाल हैं आकाश में ठीक उतने ही तारे हैं, न एक कम और न एक अधिक। क्या कहता है अवंती, एकदम से बिना सोचे समझे जवाब देता है कि जितने मेरे गधे के शरीर पर बाल हैं उतने ही आकाश में तारे हैं, उतने ही आसमान में तारे हैं, ना एक ज्यादा है और ना एक कम है। व्यक्ति ने पूछा, आप यह कैसे सिद्ध कर सकते हैं, आप ये बात कैसे सिद्ध करोगे। अवंती ने बोला, विश्वास न हो तो गिनकर देख लो, यदि कम या अधिक हो तब कहना। तो अवंती भी पूरे भरोसे के साथ कहता है, अगर भरोसा नहीं है तो आप गिनकर देख सकते हैं, गिनकर देख लो, यदि कम या ज्यादा निकले तो बोलना। व्यक्ति बोला, भला गधे के बाल कैसे गिने जा सकते हैं। अब वो आदमी कहता है कि गधे के बाल मैं कैसे गिन सकता हूँ, कैसे गिन सकता है कोई भी गधे के बाल, वैसे ही जैसे आकाश के तारे गिने जा सकते हैं। अवंती जवाब देता है। अवंती ने हंसते हुए उत्तर दिया, वो कहता है कि जैसे आकाश के तारे गिने जा सकते हैं ऐसे ही गधे के बाल भी गिने जा सकते हैं। वो हंसकर उत्तर देता है। बेचारा दूसरा व्यक्ति भी उसकी इस बात का कुछ उत्तर ना दे सका और चुप हो गया। अब दूसरे व्यक्ति के पास भी कुछ उत्तर ही नहीं था, वो भी चुप हो जाता है, क्योंकि अवंती की बात का तो किसी के पास कोई उत्तर होता ही नहीं था। अब अवंती ने तीसरे व्यक्ति से प्रश्न पूछने के लिए कहा। तीसरा व्यक्ति अपनी दाढ़ी की ओर इशारा करते हुए बोला, तुम मेरी दाढ़ी को तो देख रहे हो, जरा बताओ इसमें कितने बाल है। अब अवंती ने तीसरे व्यक्ति से कहा कि अब आप अपना प्रश्न पूछें। तीसरा व्यक्ति अपनी दाढ़ी की तरफ इशारा करता है और कहता है कि तुम मेरी ये दाढ़ी तो देख ही रहे हो, तुम बताओ कि इसमें कितने बाल हैं। अवंती ने कहा, तुम्हारी दाढ़ी में उतने ही बाल हैं जितने की मेरे गधे की पूंछ में है। क्या कहता है अवंती, तुम्हारी दाढ़ी में उतने बाल हैं जितने मेरे गधे की पूंछ में है। अवंती का उत्तर सुनकर तीसरा व्यक्ति बगले झांकने लगा। अब तीसरा व्यक्ति भी बिल्कुल चुप हो गया जैसे ही अवंती का उत्तर उसने सुना। सभी दरबारी अवंती के उत्तरों को सुनकर आश्चर्यचकित थे। तीनों व्यक्ति अवंती से हार मानकर चले गए। सारे दरबारी आश्चर्य में पड़ जाते हैं अवंती के उत्तरों को सुनकर, और वो तीनों व्यक्ति भी अवंती से हार मान लेते हैं और दरबार से चले जाते हैं। एक बार अवंती का मजाक उड़ाने के लिए एक आदमी ने उससे कहा, अवंती, एक बार और एक घटना है, एक आदमी अवंती का मजाक उड़ाता है, उसकी हंसी उससे हंसी ठिठोली कर रहा होता है। कहता है, अवंती, रात को मैं सो रहा था तो मेरा मुंह खुला रह गया, उसी समय एक चूहा आया और मेरे मुंह में घुसकर पेट में चला गया, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तो क्या कहता है कि रात को मैं सो रहा था, मेरा मुंह खुला रह गया और उसमें चूहा घुस गया, मेरे मुंह के अंदर चला गया और मुंह से फिर पेट में चला गया, अब बताओ मैं क्या करूं। अवंती ने तुरंत उत्तर दिया, मेरे दोस्त, इसका बस एक ही इलाज है, अब तुम किसी जीवित बिल्ली को पकड़ लो और उसे निगल जाओ। तो अवंती क्या कहता है, एक ही इलाज है दोस्त इसका, तो क्या करो, तुम एक बिल्ली को पकड़ो और उसे जिंदा ही खा जाओ, निगल जाओ। तो ये एक और घटना है। जवाब हो गया था कि जब चूहे बिल्ली अंदर जाएगी तो वो चूहे को मार देगी। एक बार अवंती किसी मित्र की बारात में गया, बारात को अच्छी दावत दी गई, अवंती ने भी खूब उड़ाई। एक और घटना है, अवंती अपने दोस्त की शादी में जाता है, बारात में जाता है, बहुत अच्छी दावत होती है, बारात की अच्छी से खातिरदारी होती है, खाना पीना होता है, और अवंती भी खूब मौज मजे से दावत उड़ाता है। दावत में उसने देखा कि एक मेहमान मिठाइयां खा ही नहीं रहा, वरन जेब में भी भरता जा रहा है। अवंती भला ऐसे मौके को हाथ से कैसे जाने देता। तो दावत में ही वो देखता है कि एक मेहमान मिठाइयां खा ही नहीं रहा, मतलब मिठाइयां खा तो रहा है साथ में, साथ साथ अपनी जेब में भी रखता जा रहा है, और ऐसा मौका, ऐसा अवसर अवंती अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वो क्या करता है, वह अपनी जगह से उठा और पानी का बर्तन उठाकर उसका पानी मेहमान की जेब में उड़ने लगा। जब पानी से मेहमान साहब के वस्त्र गीले होने लगे तब वे नाराज होकर बोले, यह क्या बदतमीजी है। तो अवंती ने क्या किया, एक पानी का बर्तन उठाया और उसका पानी भी उसकी जेब में डालने लगा, उस मेहमान की। जब
कपड़े गीले हो गए तो वो गुस्सा हो गए वो मेहमान और कहने लगा ये क्या बदतमीजी है, क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ। पानी उड़ेलते उड़ेलते अवंती ने भोलेपन से उत्तर दिया, भाई मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूं। आपकी जेब ने बहुत सारी मिठाइयां खाई हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इसे प्यास भी जरूर लगी होगी, इसलिए मैं इसे पानी पिला रहा हूँ। क्या कहता है कि मतलब एकदम भोला सा बनकर उत्तर देता है अवंती कि मैं आपका कोई नुकसान नहीं कर रहा, मैं आपको परेशान नहीं कर रहा, ना ही बदतमीजी कर रहा हूँ। आपकी जेब ने बहुत सारी मिठाइयां खाई हैं तो उन्हें प्यास लग गई होगी, मैं उन्हें पानी पिला रहा हूँ, ऐसा कह देता है। तो मेहमान भी निरुत्तर हो जाता है। एक बार एक निर्धन मजदूर ने किसी सराय वाले से मुर्गी के मांस से बने कबाब खाए। उसके पैसे देने के लिए वह कुछ दिन बाद सराय वाले के पास गया। काफी देर तक हिसाब लगाकर सराय वाले ने उसे 1,000 रुपए देने को कहा। एक बार एक निर्धन मजदूर मतलब गरीब मजदूर एक सराय वाले के यहाँ पर मुर्गी के मांस से बने कबाब खाता है। ठीक है, कबाब खा लेता है। अब उस दिन तो उसके पास पैसे नहीं थे, मतलब थोड़ा समय बीत जाता है और वो पैसे देने के लिए जाता है सराय वाले को। सराय वाला बहुत देर तक हिसाब किताब लगाता है और फिर कहता है 1,000 रुपए दो मुझे। 1,000 रुपए बना देता है इतने। 1,000 रुपए मजदूर का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। वह दुकानदार से बोला, एक मुर्गी के कबाब की कीमत 1,000 रुपए। तो अब 1,000 रुपए सुनकर तो भाई हैरानी में पड़ जाता है मजदूर, इतने पैसे कहाँ से ही लाता। वो कहता है कि एक मुर्गी के कबाब खाए थे मैंने, उसके 1,000 रुपए होते हैं, एक कीमत उसकी 1,000 रुपए है। क्यों नहीं, तुम स्वयं हिसाब लगा लो। यदि मुर्गी ना खाते तो वह कितने अंडे देती, उन अंडों से फिर कितने बच्चे निकलते। तो कहते कि तुम खुद हिसाब लगा लो, अगर तुम उस मुर्गी को नहीं खाते तो वो अंडे देती है, अंडों से फिर बच्चे निकलते, वे बच्चे फिर और अंडे देते और उन अंडों से फिर बच्चे निकलते, और इस तरह जितने बच्चे होते उनकी कीमत इतनी तो होती। सराय के मालिक ने मजदूर से कहा कि भाई जो मुर्गी थी वो अंडे देती, बच्चे निकलते, फिर बच्चे फिर अंडे देते, फिर उनसे और बच्चे निकलते, ऐसे करते करते बहुत सारी मुर्गियां और बच्चे हो जाते तो उनकी कीमत इतनी ही बैठती है, तुम खुद हिसाब लगा लो, ऐसा करके कहा उस दुकानदार ने। मजदूर ने कहा मैं तो इतने पैसे नहीं दे सकता। अब मजदूर बेचारा हार मान लेता है, कहता है भाई मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, ना ही मैं दे सकता हूं। इस पर दोनों में झगड़ा हो गया। तो इस बात पर दोनों में लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। अंत में वे गांव के मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया ने उन्हें अगले दिन अपने एक मित्र को साथ लेकर आने को कहा। तो बहुत झगड़ा हो जाता है, मुखिया भी उनके झगड़े का हल नहीं निकाल पाता, और क्योंकि झगड़ा मुखिया के पास पहुंच जाता है, मुखिया कहता है कि अगले दिन मैं अपने एक मित्र को अपने साथ लेकर आऊंगा और फिर तुम्हारे झगड़े का निपटारा करूंगा। मजदूर ने अवंती के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। वह अवंती के पास गया और उसे सारी बात बताई। तो जो मजदूर था उसने काफी सुन रखा था अवंती के बारे में कि वो बहुत हाजिर जवाब है, हर समस्या का हल निकाल देता है, इसलिए मजदूर अवंती के पास पहुंच जाता है। अवंती ने मजदूर से कहा कि तुम ठीक समय पर मुखिया के पास पहुंच जाना, मैं वहीं आ जाऊंगा। तो अवंती के समझा देता है मजदूर को कि तुम ठीक समय पर पहुंच जाना मुखिया के पास, मैं भी वहीं पर पहुंच जाऊंगा, वहीं पर आ जाऊंगा। अगले दिन निश्चित समय पर सराय का मालिक और मजदूर मुखिया के पास पहुंचे। सराय के मालिक मित्र ने वही पुरानी कहानी दोहरा दी। तो अगले दिन निश्चित समय पर सराय का मालिक मजदूर सब पहुंच जाते हैं, मित्र भी आ गया था। सराय का मालिक फिर से वही कहानी सुनाने लगता है। अब मजदूर को अपने पक्ष में कुछ कहना था, परंतु अवंती के आने से वह बहुत परेशान था। अब मजदूर की बारी थी, उसे भी क्योंकि सराय के मालिक ने अपनी पूरी कहानी सुना दी थी, अब मजदूर को अपने बारे में बताना था, कहना था, अपनी कहानी को सुनाना था। वो अवंती का इंतजार कर रहा होता है और अवंती नहीं आता, वो बहुत परेशान हो जाता है। तभी अवंती वहां आ पहुंचा। उसने देर से पहुंचने के लिए क्षमा मांगी और बोला, आज मुझे अपने खेत में गेहूं बोने थे, इसीलिए मैं उन्हें भुनवाने चला गया था। अवंती की इस बात पर सभी लोग हंस पड़े। तभी अवंती वहां पर आ जाता है और कहता है कि मतलब मुझे देर हो गई, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे आज अपने खेत में गेहूं बोने थे और मैं उन्हें भुनवाने चला गया था। तो उसकी ऐसी बात सुनकर कि कभी गेहूं भी भुनवा कर बोए जाते हैं, सब लोग हंसने लगते हैं।
मुखिया ने अवंती से पूछा, क्या कहीं भुने हुए गेहूं के बीजों से पौधे उगते हैं? कि कभी ऐसा होता है भुने हुए गेहूं है उनसे पौधे उग जाए, ऐसा कभी हुआ है क्या? अवंती बोला, आप ठीक कहते हैं श्रीमान, लेकिन जब मुर्गी के मांस से बने कबाब से मुर्गी बन सकती है और अंडे भी पैदा हो सकते हैं, तो भुने हुए गेहूं के बीजों से पौधे क्यों नहीं उग सकते? तो अवंती क्या कह रहा है कि आप सही कह रहे हो, जब मुर्गी के मांस से बने हुए कबाब से मुर्गी और अंडे बन सकते हैं, अंडे पैदा हो सकते हैं, उनसे बच्चे निकल सकते हैं, तो भुने हुए गेहूं के बीजों से भी पौधे उग सकते हैं। अवंती के जवाब को सुनकर सराय के मालिक और उसके मित्र के मुंह से बोलना फूटे। और अब जब ये अवंती के जब जवाब सुना सराय के मालिक ने, उसके दोस्त ने, तो किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, वो कुछ कह ही नहीं पा रहे थे। तो अंत में क्या निर्णय हुआ? मुखिया ने अंत में निर्णय देते हुए कहा, सराय के मालिक को केवल मुर्गी के एक कबाब का मूल्य प्राप्त करने का अधिकार है। अंत में मुखिया अपना निर्णय सुना देता है कि सराय के मालिक को केवल एक मुर्गी के कबाब के बराबर पैसे मिलेंगे, इतना ही वह मूल्य प्राप्त करेगा। तो बच्चों, ये कहानी थी अवंती की होशियारी की, हमने बहुत अच्छे से समझकर पढ़ी। तो बच्चों, ये कहानी हमें यही सिखाती है, वैसे तो हंसी मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई, लेकिन ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर कोई समस्या आ जाए तो हमें उसका हल सूझबूझ से करना चाहिए। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। हंसमुख, मजाकिया, मिलनसार, चुनौती, ललकारना, झिझक, संकोच, साहस, हिम्मत, फौरन, तुरंत, सिद्ध करना, प्रमाण देना, बगले झांकना, लज्जित होना, इलाज, चिकित्सा। तो बच्चों, ये हैं पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। करते हैं एक अभ्यास कार्य। अब बताइए कि कलम से में से पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। बच्चों, करते हैं। अवंती कैसा आदमी था? हंसमुख, आलसी, मूर्ख। तो वह था हंसमुख। निर्धन मजदूर ने सराय वाले से क्या लेकर खाए? पराठे, कबाब, चावल। तो कबाब। सराय वाले ने कबाब की कीमत बताई, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए। तो 1000 रुपए। अवंती कैसे गेहूं बो रहा था? कच्चे, बुने हुए, पके तो बुने हुए। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो चलिए बच्चों, हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है उचित शब्दों से जो कि नीचे दिए गए हैं। अवंती रिक्त स्थान का प्रिय मित्र था, तो गरीबों। अवंती के देश में 3 मेहमान मिठाइयां जेब में भर रहा था। अंत में वे गांव के मुखिया के पास गए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देने का प्रयास करेंगे, कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेंगे। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से अवंती अपनी हाजिर जवाबी से सभी समस्याओं का हल कर देता था। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे, शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।